हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। रिमेंबर, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन एफर्ट विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लिमिटेड समय रह गया है, इसलिए अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए। यहाँ वहाँ कहीं पे भी दिमाग मत लगाइए, पढ़ाई पे दिमाग लगाइए। 2026 में आपको सरकारी नौकरी लेकर रहना है। चलिए आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में ये सेट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज आपको कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन बनाए रखने में बहुत मददगार है। चलिए, माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ विच मेजर ग्लोबल ग्रुपिंग फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31 2026। भारत ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक किस प्रमुख वैश्विक समूह की अध्यक्षता संभाली है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए में है G20, ऑप्शन बी में ब्रिक्स, ऑप्शन सी में है आसियान, ऑप्शन डी में क्या है? एससीओ। तो 2026 में जो आपका 18वां ब्रिक्स समिट है, इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया ने संभाली है। ब्रिक्स समिट, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में और क्या जानते हैं हम? सबसे पहले 18 ब्रिक्स समिट को देख लेते हैं। तो 18 ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है, ठीक है। इंडिया में ये होने वाला है। और इसका थीम क्या है आपका? इसका थीम रहेगा आपका, हर एक समिट का अपना एक थीम होता है, जिस जिस मुख्य उपदेश जिसको हम बोल सकते हैं वो होता है, वो हमें मालूम होना चाहिए। एग्जाम में अक्सर इस तरीके थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जो 18वीं ब्रिक्स समिट, इसका थीम क्या है आपका? इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसका थीम है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे होंगे बड़ी अस्थिरता का माहौल चल रहा है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम है। अच्छा, जो 17 ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी आपकी? 17 ब्रिक्स समिट की ये हुई थी आपकी ब्राजील में, ठीक है। देखिए, ब्रिक्स जो है इसका अपना कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। रोटेशनल बेसिस पे इसके मेंबर इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर नहीं। मेंबर्स के बारे में यदि हम बात करें तो कितने मेंबर्स हैं? 10 इसके मेंबर्स हैं। इसमें लेटेस्ट मेंबर कौन है आपका? लेटेस्ट मेंबर आपका इंडोनेशिया है। अच्छा, ब्रिक्स की इनिशिएटिव के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें इनिशिएटिव में न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये न्यू डेवलप बैंक कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका शंघाई, चाइना में, ठीक है। ब्रिक्स कंटिंजेंसी रिजर्व्स, कंटिंजेंसी रिजर्व इनिशिएटिव, ठीक है। अच्छा, तो ये ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। G20, भारत G20 का मेंबर्स है और 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। ब्रिक्स तो हो गया। आसियान, क्या भारत आसियान का सदस्य है? भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। और एससीओ, भारत एससीओ का मेंबर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, भारत किन 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 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है? एक तो देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है भारत। मेंबर्स की यदि हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसमें भारत आपका यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, भारत आपका एससीओ का मेंबर है, भारत आपका ब्रिक्स का मेंबर है, भारत आपका साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है,
भारत आपका, और किसका है, भारत आपका इप्सा एक बिम्स्टेक समूह है, बिम्स्टेक समूह उसका भी सदस्य देश है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत जिसकी मेंबर है। और भारत किसका मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर, नॉट अ मेंबर की यदि हम बात करें तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का मेंबर नहीं है। भारत आपका G7 ग्रुप है, एक G7 ग्रुप है, इसका भी सदस्य देश नहीं है। G20 तो G20 ग्रुप में भारत शामिल है, G7 में भारत शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका भारत सदस्य है और जिसका भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच न्यू जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग was proposed by Israel in early 2026। प्रारंभिक 2026 में इसराइल द्वारा किस नए भू राजनीतिक समूह का प्रस्ताव किया गया है? और आपके ऑप्शन क्या है, I2U2 प्लस, ऑप्शन बी क्या है, द हेक्सागन अलायंस, ऑप्शन सी है द मिडिल ईस्ट शील्ड, मिडिल ईस्ट शील्ड, ऑप्शन डी क्या है, अब्राहमिक यूनियन। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल की विजिट की, ठीक है, तो उसमें जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने हेक्सागन अलायंस की बारे में प्रपोजल रखा हुआ है। ठीक है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द रायसीना डायलॉग 2026 held in February focused heavily on the new frontier. Which of the following was the primary focus of this edition? तो फरवरी में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य विषय द न्यू फ्रंटियर था। इस संस्करण का प्रमुख फोकस क्या था? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है डीप सी माइनिंग राइट्स, गहरे समुद्र में खनन अधिकार, ऑप्शन बी है गवर्नेंस ऑफ स्पेस एंड लूनार सेटलमेंट, अंतरिक्ष और चंद्र बस्तियों का शासन, अब पोस्ट पैंडेमिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, महामारी के बाद स्वास्थ्य अवसंरचना, ऑप्शन डी है रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार। तो रायसीना डायलॉग जो भारत का एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है, रायसीना डायलॉग ये एक एनुअल इवेंट है, एनुअल इवेंट है, इंडिया का एक प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मुद्दों को लेकर डिस्कस करने वाला एक इवेंट है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है इसको ऑर्गेनाइज इसको आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको रायसीना क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो दिल्ली में रायसीना हिल्स थे, रायसीना हिल्स में ही जो आपकी जो पूरा इंडिया की जो लीडर्स थे वो रायसीना हिल्स के आसपास ही रहती, इसलिए इसको रायसीना डायलॉग बोला गया। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि इस साल का जो फोकस जो थीम है वो न्यू फ्रंटियर है, लेकिन जो मेन फोकस एरिया क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, गवर्नेंस ऑफ स्पेस एंड लूनार सेटलमेंट, इसका सही जवाब है आपका। तो ये याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग क्या है? इंडिया का जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म है। जो इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसको हर साल आयोजित किया जाता है। कहां पे? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इसरो मिशन लॉन्च्ड ऑन जनवरी 12, 2026 सक्सेसफुली डेप्लॉयड द EOS N1 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इसरो के किस मिशन ने UNS उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो सैटेलाइट है आपकी सैटेलाइट EOS N1, इसको किस रॉकेट के माध्यम से उसकी कक्षा में स्थापित किया गया? और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है GSLV F-14, PSLV C-62, LBM 3M5, डी ऑप्शन है SSLV D3। तो
EOS-N1 एक पोलर सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट है। सैटेलाइट भी दो तरह की होती हैं, एक पोलर सैटेलाइट होती है और एक होती है आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये पोलर सैटेलाइट है और इसको प्रक्षेपित किया गया किस रॉकेट के माध्यम से? तो इसरो का रॉकेट है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया। तो बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है। अच्छा, दो तरह की आपकी एक पोलर ऑर्बिट्स होती हैं, पोलर ऑर्बिट जो कि पोल टू पोल कनेक्ट करती हैं। एक तो पोलर ऑर्बिट हो गई आपकी पोलर ऑर्बिट, और दूसरी क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के रेफरेंस में स्टैटिक होती हैं, मतलब उनका वो जो अर्थ की स्पीड है उसी से वो रिवॉल्व कर रही होती हैं। ठीक है। पोलर सैटेलाइट पोल्स टू पोल जाती हैं और EOS-N1 आपकी एक पोलर सैटेलाइट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर साइबर conflict in early 2026 known as Operation Cloudburst targeted the financial infrastructure of which group of nation? प्रारंभिक 2026 में ऑपरेशन क्लाउडबर्स्ट नामक बड़े साइबर संघर्ष ने किस देश के समूह को वित्तीय अवसंरचना को निशाना बनाया? और आपके ऑप्शन है G7, ऑप्शन बी है आसियान मेंबर स्टेट, ऑप्शन सी क्या है आपका? द बाल्टिक नेशंस, जिसमें बाल्टिक नेशन में क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी कंट्रीज के बारे में है? बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं आपकी? एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ऑप्शन डी क्या? नॉर्डिक कंट्रीज। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अभी रिसेंटली 2026 में ऑपरेशन क्लाउडबर्स्ट, इसके माध्यम से बाल्टिक कंट्रीज की आपकी साइबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको टारगेट किया गया। ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज में क्या क्या शामिल होता है आपका? नॉर्डिक कंट्रीज में आपकी शामिल होती हैं डेनमार्क, याद रखिएगा ये टर्म्स यूज होते हैं, बाल्टिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज। तो जब नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाए तो उससे मतलब है हमारा डेनमार्क से होता है, फिनलैंड से होता है, आपका आइसलैंड से होता है, आपका नॉर्वे से होता है और स्वीडन से होता है, स्वीडन। ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइए ग्रीनलैंड किस कंट्री की टेरिटरी है? ग्रीनलैंड जिसपे डोनाल्ड ट्रंप यूएस का नियंत्रण पाना चाह रहे हैं, तो ग्रीनलैंड किस कंट्री के कंट्रोल में है? आसियान कंट्रीज जो है ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है। आसियान मेंबर्स कितने हैं टोटल 11 मेंबर्स हैं और भारत के जो जो आपके ईस्ट डायरेक्शंस में ये कंट्रीज है। इसमें G7 में कौन कौन शामिल है आपका? USA शामिल है, इसमें कनाडा शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है। ये सारी कंट्री G7 मेंबर्स बनाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इंटरनेशनल ट्रीटी वॉज फॉर्मली सस्पेंडेड वाई रशिया इन फरवरी 2026 फॉर द स्ट्रेंड ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल एफर्ट? फरवरी 2026 में रूस ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को औपचारिक रूप से निलंबित किया जिससे वैश्विक हथियार नियंत्रण प्रयासों पर दबाव पड़ा? ठीक है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शंस है न्यू स्टार्ट ट्रीटी हो गया, ऑप्शन बी है आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया, ऑप्शन सी है कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी हो गया, ऑप्शन डी है ओपन स्काई ट्रीटी। ठीक है। तो 2026 में रशिया ने, ये आपसे पूछा है कि 2026 में रशिया ने किस ट्रीटी से अपने आप को दूर कर लिया जिससे जो ग्लोबल आर्म्स रेस है उसको ग्लोबल आर्म रेस उससे बढ़ गई। ठीक है। तो सही जवाब है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ये रशिया और यूएस के बीच में साइन की गई थी और इसका पर्पस क्या था? जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उसको सीमित करना, न्यूक्लियर आर्म्स को ये कंट्रोल करना। न्यूक्लियर, भाई रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्म्स हैं, तो ये ट्रीटी न्यूक्लियर आर्म्स को लिमिट करती थी कि भाई आप एक सीमा से अधिक न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। तो जबकि आउटर स्पेस ट्रीटी आपकी किससे संबंधित है? ये एक
अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से जो स्पेस है उसको कंट्रोल किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस लॉ फ्रेमवर्क है। भाई स्पेस तो सभी का है, ठीक है। तो ये ट्रीटी जो है, एक ट्रीटी साइन की गई, इसके माध्यम से ये निर्धारित किया गया कि स्पेस को किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जबकि कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये क्या है? ये आपके न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करती है। किसी भी, ये ट्रीटी क्या, इस ट्रीटी का पर्पस क्या है कि किसी भी तरह के जो न्यूक्लियर टेस्ट हों उनको रोका जाए, ठीक है। तो ये ट्रीटी उनको रोकती है, लेकिन ये लेजिटिमाइज करती है जो P5 कंट्रीज हैं, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? USA, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, ठीक है। तो इनको ये, और चाइना, इनको ये लीगलाइज करती है कि भाई आप लोग तो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हो, बाकी कोई नहीं रख सकता। क्योंकि टेस्ट को ये, क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्ट को रोक रहा है। अभी न्यूक्लियर बम आपको बनाना है तो न्यूक्लियर टेस्ट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक हो गया, आपका न्यूक्लियर आर्म रेस को कंट्रोल करती है, आर्म रेस को, ठीक है। और ये स्पेस से रिलेटेड है और ये न्यूक्लियर टेस्ट को रोकती है। ये बहुत अंतरराष्ट्रीय संधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधियां न्यूक्लियर टेस्ट को रोकती है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा, क्या इंडिया ने CTBT को साइन किया हुआ है? क्या इंडिया ने इस ट्रीटी का, इंडिया क्या मेंबर है कि नहीं है? अगला प्रश्न देखते हैं। इन जनवरी 2026 विच नेशन ऑफिशियली बिकेम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन? तो जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक रूप से मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की? और आपके ऑप्शंस क्या है? वियतनाम, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और चिली। तो सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम इस ग्रुप का लेटेस्ट मेंबर बनता है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनकी सप्लाई, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, इनकी जो सप्लाई है वो टोटली आपकी चाइना डिपेंडेंट, चाइना का इस पे मोनोपोली, चाइनीज मोनोपोली है इस पे। तो और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनकी जो आज की जो जीवन शैली है इन पे बहुत निर्भर करती है, मोनोपोली है इस पे, ठीक है। जैसे कि आपके लिथियम है, निकेल है, ठीक है। ये जो सारे मेटल्स हैं ये सब आपके किस में यूज हो रहे हैं? आपके सेमीकंडक्टर्स में यूज हो रहे हैं। जो एडवांस चिप्स बनाई जा रही हैं, एडवांस चिप है, सेमीकंडक्टर्स है, जितने भी आपके डाटा सेंटर्स हैं, उन सब में ये रेयर अर्थ मेटल्स का यूज हो रहा है। प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स हैं, उन सब में रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत एप्लीकेशंस है और चाइना का इस पे मोनोपोली है। तो यूएस ने आपकी 2022-23 में ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इनिशिएटिव स्टार्ट की थी, ठीक है। टू सिक्योर, क्या पर्पस क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? पर्पस क्या? टू सिक्योर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। कि भाई प्रोसेसिंग है, इसकी एक्सप्लोरेशन है, प्रोसेसिंग है, तो ये सब चीज़ें आपकी पूरी एक सप्लाई चेन का पार्ट होती है कि भाई उसका खनन कहाँ किया जाएगा, उससे कैसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बाहर निकाले जाएंगे। तो ये पूरी सप्लाई चेन, और ये पूरी सप्लाई चेन चाइनीज डोमिनेटिंग है। तो उसी को चाइना को काउंटर करने के लिए ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इनिशिएटिव स्टार्ट की गई, यूएस के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट की गई और वियतनाम इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। इंडिया भी इस पार्टनरशिप का एक सदस्य देश है, तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। जब कभी भी हम कोई भी चीज पढ़ें तो उसको हम ये भी देखना चाहिए कि क्या इंडिया इसका सदस्य देश है कि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार किस शासक ने बनवाया था? और आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपसे क्या पूछा है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने किया? तो इसका सही जवाब है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, ठीक है। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन
स्टार्ट किया था, फिनिश किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको फिनिश करवाया था, फिनिश करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? एक अलाई दरवाजा है आपका, जो कुतुब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, उसमें एक अलाई दरवाजा है, उसको किसने बनवाया था आपका? अलाउद्दीन, उसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कुतुब मीनार है, ये लाइटिंग के द्वारा ये इसमें डैमेज हो जाता है, तो उसका रिस्टोरेशन का काम किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये चारों लोग आपके कुतुब मीनार से संबंधित रखते हैं। अच्छा, कुतुब मीनार जो है ये कितने हाइट की है? यदि कोई आपसे इसकी हाइट पूछे तो ये हाइट है आपकी लगभग 72.5 मीटर, और एक 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है, जिसके जो 3 आपके जो हैं ये रेड सैंडस्टोन से बनाए गए, 3 मंजिला इसकी रेड सैंडस्टोन से बनी है, और 2 जो है आपकी किससे बनाई गई है? वाइट मार्बल से, वाइट मार्बल से। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है? जो कुतुब मीनार कहाँ पे है? ये कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है, ठीक है। यदि कोई लोकेशन के बारे में कोई आपसे पूछे तो ये दिल्ली में है आपकी, दिल्ली में। अच्छा, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स मैंने यूज किया तो इसमें क्या क्या है आपका? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एक तो कुतुब मीनार है इसमें, ठीक है, उसके अलावा इधर एक मस्जिद भी है। मस्जिद कौन सी है? वो है कुबत उल इस्लाम मॉस्क भी इस कॉम्प्लेक्स में है, पूरा इस्लाम मॉस्क, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है? इल्तुतमिश की आपकी टॉम ऑफ इल्तुतमिश भी यहीं पे है आपकी। तो कोई आपसे पूछे इल्तुतमिश की टॉम कहां पे है, तो वो आपकी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मिस टॉम, ठीक है। यहां पे एक आयरन पिलर भी है, जो रस्ट फ्री आयरन पिलर है, आयरन पिलर 4th सेंचुरी का आयरन पिलर है, ये आपका इसी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये रखा हुआ है, लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। विच डांस इज परफॉर्म स्पेशली ड्यूरिंग द 40 डेज गरबी फेस्टिवल इन राजस्थान? राजस्थान में 40 दिनों तक चलने वाले गबरी उत्सव के दौरान विशेष रूप से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? और आपके ऑप्शन क्या है? घूमर, गरबी डांस ड्रामा, ऑप्शन सी है कैलबिलिया, और भवई। तो सही जवाब क्या है? देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गाबरी फेस्टिवल में कौन सा नृत्य परफॉर्म किया जाएगा? गाबरी डांस ड्रामा। तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है, घूमर। आप अच्छा, गारबी डांस कहाँ पे? आपका राजस्थान से। अच्छा, गारबी डांस को परफॉर्म कौन सी ट्राइब करती है? इसको परफॉर्म करती है भील ट्राइब, भील ट्राइब के द्वारा ये डांस ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। घूमर भी आपका किससे संबंधित है? राजस्थान से, घूमर नृत्य राजस्थान से ही संबंधित है। कालबीला भी आपका राजस्थान से संबंधित है, और इसको किस में शामिल किया गया है? कालबीला को जो यूनेस्को की यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। तो ये उसका पार्ट है, और इसको कौन परफॉर्म करता है? ये स्नेक चार्मर डांस होता है। स्नेक जो सांप की जो कलाएं होती हैं वो सब इस डांस में परफॉर्म किया जाता है, और इसको कैलबिला कम्युनिटी परफॉर्म करती है। भवई डांस क्या है आपका? गुजरात और राजस्थान से ये संबंधित है, गुजरात प्लस राजस्थान दोनों रीजन्स में ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं अपने सिर पे बहुत सारे मटके रख के ये डांस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को की 2 तरह की लिस्ट होती है, एक तो
आपकी इंटेंजिबल का मतलब हुआ कि जो चीज़ें स्पर्श नहीं की जा सकती, जैसे आपकी देखो कोई बिल्डिंग होती है तो उसको टच किया जा सकता है, तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें इंडिया की कितनी कल्चरल चीजें शामिल की गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच मुगल मॉन्यूमेंट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ चारवाक, कौन सा मुगल स्मारक चारवाक की संकल्पना प्रस्तुत करता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम चारवाक कंसेप्ट ऑफ चारवाक कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है ताजमहल, ऑप्शन बी है हुमायूं टॉम, ऑप्शन सी है रेड फोर्ट, ऑप्शन डी क्या है जामा मस्जिद। तो देखो जो हुमायूं टॉम है, हुमायूं टॉम सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है दिल्ली। तो जो हुमायूं टॉम है और इसको कब बनाया गया था आपका, ये आपकी 1500 से 60 और 65 के बीच में ये बनाई गई थी, ठीक है। तो इसमें जो कंसेप्ट ऑफ चारबाग है, कंसेप्ट ऑफ चारबाग का मतलब क्या है कि एक एरिया है उसको बागों में बांट दिया गया, 4 बराबर भागों में यहाँ पे गार्डन्स बनाए जाते हैं, गार्डन्स, और बीच में कहीं मॉन्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हुमायूं टॉम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसका ये इम्पोर्टेंट फीचर है, आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। और फिर बाद में इसको ताजमहल में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ताजमहल को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि गार्डन्स के बीच में ताजमहल बनाया गया है, ठीक है। तो और ताजमहल कहाँ पे है, ताजमहल आपका आगरा में है, और इसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने, ठीक है। जबकि हुमायूं टॉम को किसने बनवाया था, इसको बनवाया था हाजी बेगम ने, इसने हाजी बेगम ने बनवाया था इसको, हाजी बेगम जो कि हुमायूं की वाइफ थी। और उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, चीफ आर्किटेक्ट थे आपके मिर्जा ग्यास, इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। रेड फोर्ट कहाँ पे है, ये दिल्ली में है आपका। जामा मस्जिद भी आपकी दिल्ली में है। और ये दोनों ही किसने कंस्ट्रक्ट करवाए, शाहजहां ने, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं, हु गेव द इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि ये जो स्लोगन है इंकलाब जिंदाबाद, किसने, ये नारा किसने दिया था। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, इकबाल, ऑप्शन बी है MK गांधी, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब है आपका भगत सिंह। देखिए जो इंकलाब जिंदाबाद है, शब्द का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, जिंदाबाद का मतलब है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। तो ये नारा तो आपका किसने दिया था, नारा आपका दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने ये नारा दिया था, ठीक है। लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया था, पॉपुलर किसने बनाया था, इसको पॉपुलर बनाया था आपका भगत सिंह ने, भगत सिंह और उनके साथियों ने इसको पॉपुलर बनाया था। और एक ऑफिशियल स्लोगन था ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिससे कि भगत सिंह जुड़े हुए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। ये इनका ऑफिशियल स्लोगन था, ठीक है। गांधी जी ने क्या बोला था, डू और डाई, करो या मरो। डू और डाई कब बोला था इन्होंने,
आपका भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये नारा दिया था। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या नारे दिए हैं आपके? जय हिंद, जय हिंद सबसे पहले आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तेमाल किया था। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था, दिल्ली चलो। ठीक है, इन्होंने ही बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नारे हैं जो आपके लीडर्स ने दिए फ्रीडम, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो इंडियन लीडर्स हैं इन्होंने ये कुछ महत्वपूर्ण स्लोगन्स दिए हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपके स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये किसने बोला? माई बर्थ राइट, ये किसने बोला आपका? ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ऐसे ही कमेंट में आप मुझे बताइएगा गो बैक टू साइमन का नारा किसने दिया? गो बैक टू साइमन, गो बैक टू साइमन का नारा किसने दिया था? अगला प्रश्न देखते हैं। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्ट दोज एंगेज इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची में से दिए गए कोड का उपयोग करके क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे लोगों का चयन करें। ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या आपके जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं इसमें? एक तो अभिनव भारत संस्था दी गई है, दूसरी आपकी अनुशीलन समिति दी गई है, तीसरी आपकी न्यू नेशनलिस्ट पार्टी दिया गया है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कौन सा है? इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था आपकी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से संबंध रखती है। तो देखो अभिनव भारत आपकी किससे संबंध रखती है? अभिनव भारत आपकी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से संबंध रखती है, और ये किसने स्टार्ट की थी आपकी? बी.डी. सावरकर, उनके भाई के द्वारा, बी.डी. सावरकर। और बी.डी. सावरकर किस स्टेट से संबंध रखते थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इन्होंने ये संस्था स्टार्ट, महाराष्ट्र में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो भी आपकी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक ही अकेली संस्था नहीं थी जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ठीक है, अनुशीलन समिति भी आपकी किससे संबंधित रखती है? आपकी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से ये भी संबंध रखती है। तो ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए सही हो गया और स्टेटमेंट 2 भी सही हो गया। और ये कहाँ? बंगाल से संबंधित है अनुशीलन समिति। ठीक है, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी ये अभी रिसेंटली इसको फॉर्म किया गया था। और जो फोर्थ है इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, तो एक संस्था थी यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, पेट्रियोट एसोसिएशन। ये आपकी किसने बनाई थी? इसको बनाया था आपके सर सैयद अहमद, इसके जो फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान और राजस्य प्रसाद सिंह। और इन्होंने ये संस्था क्यों बनाई थी? ये संस्था बनाई थी अगेंस्ट टू काउंटर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? देखो ऑप्शन ए में 1, 2, 3 तीनों शामिल है, ऑप्शन बी में 2 और 3, 4 शामिल है, ऑप्शन सी में ही 1 और 2 शामिल है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से किस कारण से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन बी है द फॉर्मर प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड इन कलकत्ता टाउन हॉल।
स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कलकत्ता टाउन हॉल में हुई। दादा भाई नेहरू डिक्लेयर्ड दैट गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्वराज। ठीक है, तो मतलब दादा भाई नेहरू जी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज था। लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पूना। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो डेट है 16 अक्टूबर 1905, ये किस वजह से जानी जाती है। तो इस दिन क्या हुआ था, उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ठीक है, तो सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखो हुआ क्या कि बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी था, और जो हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो बंगाल प्रोविंस से होती है। ठीक है, जितने भी आप 19वीं सेंचुरी के लीडर्स को देखेंगे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो द्वारकानाथ टैगोर हों, या आपके जितने भी बड़े लीडर्स थे, ये आपके बंगाल प्रेसिडेंसी से संबंध रखते थे। और बंगाल इंडिया का नर्व सेंटर हुआ करता था फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, और सबसे प्रॉस्परस प्रोविंस भी होता था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, लॉर्ड कर्जन जिनका टाइम पीरियड क्या होता है आपका, लॉर्ड कर्जन आपके 1899 से 1905 के बीच में भारत के वायसराय होते। ये इन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया, बंगाल को 2 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया। एक क्षेत्र जो वेस्टर्न बंगाल था ये हिंदू मेजॉरिटी हो गया, हिंदू मेजॉरिटी बना दिया गया, हिंदू मेजॉरिटी था ये। और दूसरा रीजन था आपका ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ये आपका मुस्लिम मेजॉरिटी वाला था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बंगाल का जो विभाजन हुआ ये मुस्लिम मेजॉरिटी था। ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी। तो ये बेसिकली इनका पर्पस क्या था, डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ाना। क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद आपका क्या, कम्युनल इलेक्टोरेट को भी इन्होंने 1909 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बाद में इसको जो बंगाल का जो विभाजन होता है 1905 में, बाद में इसको 1911 में ये वापस ले लिया जाता है। ठीक है, अच्छा जो बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में ही आपका स्वदेशी मूवमेंट आपका चलाया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट का स्वदेशी मूवमेंट में क्या 2 मुख्य चीजें थी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स और एम्फेसिस ऑन स्वदेशी। अभी भी हम स्वदेशी की तरफ बात कर रहे हैं कि भाई हर चीज भारत में ही बनाई जाए, स्वदेशी जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका निर्माण भारत में ही किया जाए, भारत वो सारी चीजों के लिए आत्मनिर्भर रहे जो कि जरूरी है। ठीक है, कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि दादा भाई नेहरू जी ने किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस का जो गोल था वो स्वराज डिक्लेयर किया था। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट आपका बंगाल में स्टार्ट होता है और इसको महाराष्ट्र में किसने फैलाया, बाल गंगाधर तिलक। और जो पंजाब वाला रीजन था उसमें आपका किसने फैलाया, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जिनको बोलते हैं ना बाल पाल और लाल, बाल पाल और लाल। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। पाल से आप मुझे बताइएगा कि पाल किस लीडर को बोला जाता था, पाल से किस लीडर को सम्मानित किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में नहीं है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके किस पार्ट में, पार्ट 3 में है, पार्ट 3। और आर्टिकल कितने शामिल है इसमें, आर्टिकल 12 से लेके 35। ठीक है, तो इतना बेसिक्स तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 6 कैटेगरीज में फंडामेंटल राइट्स को 6 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये फंडामेंटल राइट्स है, किस आर्टिकल के तहत है, ये आर्टिकल 19 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आपका किस आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल 14 में है। एग्जाम के दृष्टिकोण से फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 32 में आपका मेंशन है, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, तो राइट टू समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आपका मेंशन है आर्टिकल 39 डी में। तो ये फंडामेंटल की श्रेणी में नहीं आता, ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की कैटेगरी में आता है। तो हमारा जो जवाब हमारा इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा राइट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ये तो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस पार्ट में आपके मेंशन है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में एग्जाम दे रहे हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आरआरबी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये आपके पार्ट 4 में है। और इसमें कितने आर्टिकल शामिल हैं आपके? आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। तो ये आपका डी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट इनॉमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज बीन आर्टिकुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में इसको व्यक्त किया गया है। ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार। ऑप्शन बी है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन सी है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन डी है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, संघ या संघ बनाने का अधिकार। तो देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट संविधान में तो सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल की श्रेणी में, फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में रखा है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान बनाने के बाद जो संविधान सभा थी उसको आपका समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो संविधान को व्याख्या करने का अधिकार किसको है? संविधान को व्याख्या करने का अधिकार आपका सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? 2017 में एक केस होता है पुट्टुस्वामी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 21 है आपका, ये किससे संबंध है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपका आर्टिकल 21 है जो कि संबंधित है आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसमें आपका राइट टू प्राइवेसी भी शामिल होता है, क्योंकि यदि आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए प्राइवेसी, गोपनीयता का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब ये आपका राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट्स है, और किस आर्टिकल के तहत ये फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 21 के तहत है। देखिए, आर्टिकल जो 21 है इसको सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया गया है। देखिए, लीगल टर्मोलॉजीज को समझा करिए। लीगल टर्मोलॉजीज अपने जो जिन शब्दों में हम इंग्लिश टर्म्स में इन चीज़ों को समझते हैं, ये उस तरीके की नहीं होती। लीगल भाषा अपनी एक भाषा होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसमें आपका राइट टू प्राइवेसी भी शामिल होता है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन है? आपका आर्टिकल 14। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 17। तो ये सब मालूम होना चाहिए आपको। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन आपका आर्टिकल 19(1)(c) में इसको शामिल किया गया, और इसमें राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपका किस अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया? 97th
जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपका इस राइट में जोड़ा गया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो व्याख्या करने का, संविधान की व्याख्या करने का किसको अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट को। संविधान को संशोधन करने का किसको अधिकार है? पार्लियामेंट को। दो चीजें, दो अलग चीजें हैं। संविधान को संशोधन करने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अगला प्रश्न देखते हैं, द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच मैरीना इज लोकेटेड। तो सबसे गहरी महासागरीय खाई मारीना स्थित है। और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी है आपका आर्कटिक ओशन, ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन डी है इंडियन ओशन, भारतीय महासागर। तो जो आपकी डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका, सबसे पहले जो डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच कौन सी है आपकी? चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप। और इसकी डेप्थ कितनी है आपकी? इसकी डेप्थ है आपकी 11,000 मीटर। और ये कहां लोकेटेड है आपकी? ये लोकेटेड है नियर मैरीना आइलैंड। और ये आइलैंड कहां पे लोकेटेड है? आपका पैसिफिक ओशन में। ठीक है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो सही जवाब रहेगा आपका सी ऑप्शन। हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की? ठीक है, हाईएस्ट पीक यदि बात करें, ये डीपेस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, चैलेंजर डीप क्या है? अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट हो गया आपका। हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी? माउंट एवरेस्ट है। और ये डीपेस्ट पॉइंट है आपका, डीपेस्ट पॉइंट हो गया। हाईएस्ट पीक आपकी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है आपकी? 8,848 मीटर। और इसकी हाइट बढ़ रही है, माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, और चैलेंजर डीप आपकी कितनी गहराई है? इसका मतलब ये कि माउंट एवरेस्ट आपका चैलेंजर डीप में पूरा समाहित हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, एक नौसैनिक मील के बराबर होता है। ठीक है, और आपके ऑप्शन क्या है? आपके 5,060 फीट, 5,280 फीट, ऑप्शन सी है 6,600 फीट, और ऑप्शन डी है 6,080 फीट। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है जैसे कि 1 किलोमीटर किसके बराबर हो? 1 किलोमीटर 100 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। उसी तरीके से एक नॉटिकल माइल कितने फीट के बराबर होता है? ठीक है, नॉटिकल माइल आपकी कहाँ है? ओशंस में यूज किए जाती हैं। तो ये आपका, इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? सी, फीट। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताइएगा एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, और आपके ऑप्शन क्या है? बालकृष्ण राव, ऑप्शन बी है विनय वीरेंद्र चावला, ऑप्शन सी है अनिल कुमार, ऑप्शन डी है प्रवीण वशिष्ठ। तो आपसे क्या पूछा है? जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें किसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में किसको विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब रहेगा प्रवीण वशिष्ठ को रिसेंटली आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस तरह की संस्था है, इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इस संस्था को किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? संथानन कमेटी की रिकमेंडेशन, संथानन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। संथानन कमेटी आपकी किससे संबंधित है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन
से संबंधित है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से ये कमेटी संबंधित है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। भाई करप्शन को रोकने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी और इसकी अध्यक्षता संथानन ने की थी, इस वजह से इसको संथानन कमेटी बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। सेंट्रल विजिलेंस में कितने सदस्य होते हैं? देखिए सेंट्रल, यदि इसकी कंपोजिशन के बारे में हम बात करें, कंपोजिशन में एक तो होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर, और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। और इनका टेन्योर कितना होता है? 4 साल। यदि टेन्योर की बात करे कोई तो वो होता है 4 ईयर और 65 ईयर, जिनमें से कोई भी पहले हो जाए, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं, ठीक है। और एक संवैधानिक संस्था है। और ये बताइए कमेंट में, आप मुझे ये बताइएगा सीबीआई किस तरह की संस्था है? सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये किस तरह की संस्था है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि ये नाइदर स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट? विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है आईएलओ, ऑप्शन डी क्या है? डब्ल्यूटीओ। तो ये जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है, ये आपकी आईएलओ, इंटरनेशनल, आईएलओ का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिलीज की जाती है, ठीक है। अच्छा, आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है, और ये यूनाइटेड नेशन ग्रुप की एक अर्ली ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका इसको कब बनाया गया था? ये आपकी 1919 में अस्तित्व में आती है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? जेनेवा में है। आईएमएफ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइए इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और इंडिया इन चारों ये जो चारों संस्थाएं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ, डब्ल्यूटीओ का मेंबर कंट्री है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज यूज्ड बाय सूरदास इन हिज राइटिंग? सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? देखिए सूरदास जी आपके क्या हैं? सूरदास जी आपके भक्ति पोएट संत हैं, भक्ति पोएट संत हैं, आपके पोएट संत हैं, ठीक है। और ये ब्रज रीजन से संबंध रखते हैं। ब्रज रीजन मतलब ये आपके मथुरा वृंदावन वाले रीजन से ये संबंध रखते हैं। और ये कृष्णा भक्ति कल्ट के भक्ति पोएट संत हैं, आपके। और तो ये आपके ब्रज भाषा से संबंधित है। अवधी किस रीजन में बोली जाती है? अवध वाले रीजन में, ठीक है। बुंदेली आपकी बुंदेलखंड वाले रीजन में बोली जाती है। और ब्रज भाषा आपकी किस रीजन में बोली जाती है? ब्रज रीजन में, ब्रज रीजन में ये भाषा बोली जाती है आपकी, ठीक है। और सूरदास जी के बारे में और क्या जानते हैं? इनको आप सूर सागर, इनकी जो एक कृति है सूर सागर, सूर सागर, ठीक है।
ये इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें सूरदास जी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जो भक्ति मूवमेंट हुआ उसमें दो कल्ट, आपके भक्ति मूवमेंट में आपको दो तरह के कल्ट देखने को मिलेंगे। एक तो जो कृष्ण के उपासक हैं उनको हमने क्या बोला, कृष्ण भक्ति कल्ट में उनको रखा, कृष्ण भक्ति कल्ट हो गया वो। और एक रामा भक्ति कल्ट हो गया, जिसमें तुलसीदास आपकी किसमें हैं, तुलसीदास जी आपके रामा भक्ति कल्ट से संबंध रखते हैं, जो कि राम को अपना आराध्य मानते हैं, और एक जो कृष्णा को अपना आराध्य मानते हैं। और एक और इनको भक्ति मूवमेंट को हम बांटते हैं, एक निर्गुण भक्ति मूवमेंट है, निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना करते हैं निर्गुण भक्ति संत, और एक सगुण भक्ति संत, सगुण। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। निर्गुण में जैसे आपके गुरु नानक देव, ये सब लोग आपके किस कैटेगरी, कबीरदास जी, ये निर्गुण भक्ति संत हैं। ये निराकार फॉर्मलेस ईश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सगुण में ईश्वर की एक अपनी फॉर्म है, ठीक है, उसको एक मानवीय रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? और आपके ऑप्शन बिट टेकर ने, लीनियस ने, ऑप्शन बी में लीनियस ने, ऑप्शन सी में क्या डार्विन ने, ऑप्शन डी हैकेल्स ने। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने प्रपोज किया था? आपके बिट टेकर ने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 जो 5 किंगडम कौन कौन से? सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन किसने दिया? बिटकर ने। मालूम होना चाहिए कब, किस ईयर में दिया, एग्जाम में इस तरीके से वो आपसे पूछ लेता है। 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया। और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं आपके? एक तो मोनेरा हो गया, मोनेरा, ठीक है। एक में आप कौन सा, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। एक आपका फंगी ग्रुप हो गया, फंगी किंगडम हो गया। और एक प्लेसेंटा हो गया, प्लेनेंटिया। और पांचवा कौन सा है आपका? पांचवा आपका होगा एनिमल, ठीक है, एनिमल्स। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया? बिटकर ने दिया था। लिनस को आप क्या है, ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं इनको, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, ठीक है। और डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इनकी थी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आपकी डार्विन ने दी थी, सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है। हैकेल भी एक बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कई सारे टर्म्स की, इन्होंने इकोलॉजी टर्म्स किसने कॉइंट किया था? आपका हैकेल ने कॉइंट किया था। बायोलॉजी, इकोलॉजी, ये टर्म्स किसने कॉइंट किया? आपके हैकेल ने। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो इकोलॉजी टर्म्स है ये किसने कॉइंट किया? तो ये आपके हैकेल ने इसको कॉइंट किया था। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो गया। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया, ठीक है। तो जो NaSCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप क्या बोलते हो? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो आप? सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हो? वॉशिंग सोडा। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं ये। एग्जाम में अक्सर ये इस तरीके, एग्जाम में अक्सर ये इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपसे क्या पूछा, जो नाटो ग्रुपिंग है
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? जेनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स और ऑप्शन डी क्या है? पेरिस। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ब्रुसेल्स में जो नाटो कंट्री हैं, नाटो कंट्रीज हैं, उनका नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पे है आपका? यूरोप में है, ठीक है, ये आपका यूरोप में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु रोट द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम? प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो इंडिया विंस फ्रीडम आपकी मौलाना अबुल कलाम द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। तो आपका सी सही जवाब है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है? आपके एक फ्रीडम फाइटर हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, फ्रीडम फाइटर हैं और ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। इन्होंने पार्टीशन को अपोज किया था, ही अपोज्ड पार्टीशन, अपोज्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। या गांधी जी से संबंधित में आप क्या जानते हैं? हिंद स्वराज किसने लिखी है आपकी? हिंद स्वराज आपकी गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हिंद स्वराज, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आपकी गांधी जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, विथ ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन कौन सी? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन कौन सी? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये आपकी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। एक और है इंडिया स्ट्रगल, कमेंट में आप मुझे बताइएगा इंडिया स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इंडिया स्ट्रगल आपकी किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक जर्नल स्टार्ट किया गया था, वो कौन सा था? जर्नल भी स्टार्ट किया गया था मौलाना अबुल कलाम द्वारा, उस जर्नल का क्या नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारे सेट नंबर 19 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ठीक है। और आपके ऑप्शंस क्या? संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है आपका वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? जो कानून का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A में कब रखा गया? तो देखिए, सबसे पहले ये बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में रखा गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी क्या था आपका? एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, ठीक है। मैं फंडामेंटल राइट को FR से लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हटा दिया गया। अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटा दिया गया था। और ये एक्ट कब पास किया था? 1978 में। तो इसको फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के राइट टू प्रॉपर्टी को किस आर्टिकल में रख दिया गया? आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि
ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है जिसको फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटाया गया, ये किस प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट में ऐसा किया गया था? तो ये आपका मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था और इसी अमेंडमेंट के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटा के आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 1976 में इसको पास किया गया था। उस समय इमरजेंसी का दौर था और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हो। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने संविधान में बहुत अधिक बदलाव किए थे, इसलिए ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये 42nd बहुत इंपॉर्टेंट है और 44th भी। हर एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम इन दो अमेंडमेंट के बिना अधूरा ही माना जाता है, ठीक है। तो 44th आपका मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में ये पास किया गया था। तो ये हमारा सेट नंबर 19 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देखिए, ये जो अभ्यास डीपीक्यू सीरीज है ये आपके सिलेबस को भी कंप्लीट कराएगी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाएगी, ये एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस खूब कराएगी। आप बस इसको डिसिप्लिन्ड होके, कंसिस्टेंट होके सीरीज का पार्ट बने रहिए। आप पाएंगे कि आपका पूरा करंट का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, आपका पूरा जो स्टैटिक सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया और आप रेगुलर पढ़ते जाइए। देखिए, एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय छोटे छोटे स्टेप्स आप बढ़ेंगे। कछुए की दौड़ हमेशा, खरगोश और कछुए की रेस में हमेशा कछुआ ही सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे कुछ अपनी नॉलेज बेस को बढ़ा रहा होता है, अपने जो स्किल सेट है, अपने कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा रहा होता है। इस वजह से वो उसको सफलता अवश्य मिलती है। तो थैंक यू। कमेंट में आप मुझे जो भी मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ उसका कमेंट में आप ज़रूर मुझे जवाब दिया करें, ठीक है। और आप कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह किस सेक्शंस पे अधिक फोकस करना चाहते हैं, तो मैं उसको अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में भी शामिल करता जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।